नमो नमो मित्रों, आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो एडिटिविटी। इफ अ सिस्टम कंटेन्स 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained by simply adding algebraically Q1 and Q2, that is charges add up like real numbers. If a system contains n charges Q1 plus Q2 Q1 Q2 Q3 so on up to Qn, then the total charge of the system is Q1 plus Q2 plus Q3 plus so on up to Qn. तो यहाँ पे सिर्फ इतनी बात कही गई है कि अगर आपने किसी बॉडी को Q1 चार्ज दिया और फिर आपने उस बॉडी को Q2 चार्ज दिया, तो जो टोटल चार्ज उस बॉडी पे हो जाएगा वो आप एल्जेब्रिकली ऐड करके उसे निकाल लो, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2। और ऐसे ही अगर किसी बॉडी पे पहले से Q1 प्लस Q2 चार्ज है और आपने उस बॉडी से Q2 चार्ज ले लिया, तो उस बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा उसको भी एल्जेब्रिकली ऐड कर लो। Q1 प्लस Q2 पहले था, Q2 आपने ले लिया तो माइनस Q2, तो आंसर हो जाएगा Q1, सिर्फ Q1 बचेगा उसके पास। तो ये प्रॉपर्टी थी एडिटिविटी की कि चार्जेस ऐड हो जाते हैं एल्जेब्रिकली, बस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन की। When bodies are charged by rubbing, there is transfer of electrons from one body to another. No new charges are either created or destroyed. Charges may get redistributed, but the total charge of the isolated system is always conserved. Conservation of charge has been established experimentally. It is not possible to create or destroy net charge carried by any isolated system, although the charge carrying particles may be created or destroyed. A neutron may turns into a proton and an electron. The proton and electron thus created have equal and opposite charges, and thus the total charge is zero before and after the creation. तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सिर्फ इतनी बात बोली गई है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप चार्ज बना नहीं सकते हो। जब दो बॉडीज को आप रब करते हो तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो जिस बॉडी पे जाता है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जिस बॉडी से जाता है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एक्चुअली आपने कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया, आपने इलेक्ट्रॉन्स बस ट्रांसफर किया, यानी कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज किया है आपने। तो टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? आइसोलेटेड सिस्टम जैसे आपने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो क्या वो आइसोलेटेड सिस्टम है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने दे दिए, उससे इलेक्ट्रॉन बाहर गए ग्लास रॉड से। पर क्या सिल्क एक आइसोलेटेड सिस्टम है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स आए। पर अगर हम दोनों को कंसीडर करें एक साथ, क्या ग्लास रॉड और सिल्क दोनों एक साथ कंसीडर करने पर आइसोलेटेड सिस्टम बनता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इन्होंने ना बाहर से कुछ लिया और ना इन्होंने बाहर कुछ दिया। जो कुछ था आपस में दोनों के बीच में हुआ, और आपस में क्योंकि दोनों के बीच में हुआ, एक ने लिया एक ने दिया, तो टोटल चार्ज जो है वो स्टिल जीरो ही रहा। तो ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब इस कंजर्वेशन में चार्ज कैरिंग पार्टिकल पूरा बन सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन उसका चार्ज तब भी उतना रहेगा। जैसे कि न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज कितना है? जीरो। न्यूट्रॉन पे नेट चार्ज है जीरो, लेकिन न्यूट्रॉन जब डिसइंटीग्रेट करेगा इट विल टर्न इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन पे। और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? इक्वल एंड अपोजिट। तो इसलिए क्रिएशन के बाद भी जो ये नए पार्टिकल्स बन गए हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज जीरो रहेगा बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन। बिफोर न्यूट्रॉन पे जीरो था और आफ्टर क्रिएशन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जब टोटल लोगे तो वो जीरो होगा। तो ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी समझ ली। अब है नेक्स्ट क्वांटाइजेशन। देखिए, ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज डिनोटेड बाय ई। तो जो बेसिक यूनिट है ना चार्ज की, उसे हम ई से यूनिट डिनोट करते हैं, ई से, यानी कि इससे छोटी यूनिट नहीं है चार्ज की, ये बेसिक यूनिट है। सारी जो बड़ी बड़ी यूनिट्स बनेंगी वो इसी ई ई ई का ही मल्टीपल रहेगी। कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल। और ये जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ई है वो बराबर होती है इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसके बराबर ये बेसिक यूनिट ई है। ई का जो चार्ज है, यानी कि ई जो है
वो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको, या फिर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको बोला गया। अभी हम साइन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं इस ई को डिफाइन करने में, ठीक है। SI यूनिट्स में यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम। SI यूनिट में कूलम चार्ज को यूनिट ली गई है और उसको डिनोट करते हैं C से, कैपिटल C। अब ये देखिए वैल्यू कितनी है E की। E की जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है, 19 कूलम। और इसीलिए यही जो है आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा और यही है चार्ज ऑन प्रोटॉन होगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा, तो बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव लेते हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव, और बाय कन्वेंशन चार्ज ऑन प्रोटॉन को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करेंगे तो उसका चार्ज हो जाएगा -E, यानी कि -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और जब प्रोटॉन पे चार्ज की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब यहाँ देखिए किसी भी बॉडी पे, भाई अगर ये सबसे छोटी यूनिट है तो किसी पे 2 यूनिट होगी, किसी पे 3 यूनिट होगी, किसी पे 4 यूनिट होगी, तो इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगी ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पे 2.5 यूनिट हो ना। इलेक्ट्रॉन आधा आधा इधर आधा उधर नहीं हो सकता बॉडी में, समझ गए। तो इसलिए किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज Q है तो वो Q जो हो NE होगा। N जो है वो कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होगा एक इंटीजर ही। अब देखिए इसका प्रूफ भी इन्होंने दिया है कि सपोज करो एक बॉडी कंटेन्स करती है N1 इलेक्ट्रॉन्स और N2 प्रोटॉन्स, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज उस बॉडी पे कितना हो जाएगा, N2 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस N1 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा N2 माइनस N1, और E जो है जो बेसिक यूनिट है चार्ज की वो बाहर चली गई। अब N2 और N1 की कोई भी वैल्यू ले लो, होगी तो इंटीजर में ही, N2 भी इंटीजर में होगा, N1 भी इंटीजर में होगा। जो N2 भी इंटीजर में है, N1 भी इंटीजर में, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी इंटीजर ही होगा। भाई इसको 10 ले लो, इसको 8 ले लो, 10 में से 8 गए तो 2 आए, और कुछ लेके ले देख लो, इसको N2 को 13 ले लो, इसको 3 ले लो तो भी 10 ही आया। उल्टा करके देख लो, इसको 5 ले लो, N2 को, N1 को 10 ले लो, आंसर -5 आया। तो कहने का मतलब आएगा तो इंटीजर ही ना, चाहे प्लस का हो या माइनस का। Since N1 and N2 are integer, their difference is also an integer. The fact that the electric charge is always an integral multiple of E is termed as quantization of charge. तो भाई साहब इसी को बोलते हैं quantization of charge की, तो किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा वो बेसिक यूनिट E का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी चीज को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वांटाइजेशन के बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं। हाउ लार्ज इज द यूनिट ऑफ चार्ज इन प्रैक्टिकल टर्म्स। तो ये जो यूनिट है कूलम, या उसको देखते हैं कि 1 कूलम जो है वो कितना बड़ा है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स तो माइनस चार्ज होगा, तो -1 कूलम चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम ये खोजने की कोशिश करें कि -1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो हम ये पाएंगे कि -1 कूलम चार्ज में भाई साहब 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसे करोड़, खरब, ट्रिलियन, मिलियन जितना भी आपको आता है उसको करने की कोशिश करो, यहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे, श्योर है, 10 टू द पावर 18 तक। कैसे निकाला बहुत सिंपल तरीके से है। देखो 1 कूलम चार्ज हो गया और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो इसको डिवाइड कर दिया, -1 टोटल चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो जब डिवाइड किया तो आंसर आया 6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज जो रुका हुआ है, जब हम उन चीजों से डील करते हैं। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेस ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम एनकाउंटर्ड, hence we use smaller units, 1 microcoulomb that is 10 to the power -6, 1 millicoulomb that is 10 to the power -3 coulomb। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कभी भी इतने बड़े चार्जेस देखने को नहीं मिलेंगे। 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आपने किसी बॉडी पे चार्ज दे दिया, मतलब एक तो न्यूट्रल रहेंगे, तो न्यूट्रल है तो उनमें कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब चार्ज करने के लिए आप अलग से इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दो
इलेक्ट्रॉन और भी स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स जो मूव ना कर रहे हो, भाई साहब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पॉसिबल नहीं होता है, नहीं पाया गया अब तक। तो आपको जो ज्यादा से ज्यादा आप चार्जेस से डील करोगे वो प्रैक्टिकल टर्म्स में माइक्रोकूलम में हो जाएगा या मिलीकूलम में हो जाएगा। लेकिन इसको भी अगर आप देखोगे ना, माइक्रोकूलम और मिलीकूलम को चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से अगर कंपेयर करोगे, 10⁻⁶ है यहाँ पे एक माइक्रोकूलम पे, और मिलीकूलम पे 10⁻⁻13 है, सॉरी -19 है। तो ये जो माइक्रोकूलम है ना, ये माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 वाला, ये 10⁻13 टाइम्स 10⁻13 टाइम्स बड़ा है इससे 10⁻⁻19 से, जो कि चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो ये तो वही बात हो गई। इधर देखो लेफ्ट साइड में जो बनी हुई है, मान लो ये मोटे मोटे गोले जो हैं ये एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, ठीक है। आपने धीरे धीरे बहुत ही पास से आप देख रहे हो, एकदम बहुत पास से उसको, जैसे जैसे आप दूर जाते गए दूर जाते गए, तो जब प्रैक्टिकली जो आप पाओगे, तो प्रैक्टिकली तो आप एक लाइन ही देखोगे भाई। आप यूज करते हो एक लाइन का और बात करते हो कि लाइन बनी हुई है ऐसे ऐसे छोटे छोटे डॉट से, और उसका जो एक डॉट है वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो यही चीज यही समझाने की कोशिश की गई है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में हम जिन चार्जेस से डील करते हैं वो बहुत बड़े होते हैं इस इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बात करते हो क्वांटाइजेशन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये उसी तरीके की बात हुई जैसे कि मैं बोलूं तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए, तो क्या इस चीज से फर्क पड़ेगा तुम्हारे पास कितने 50 पैसे के सिक्के हैं, या तुमने किसी को 1 लाख दे भी दिया, तो तुम काउंट करोगे तुमने कितने 50 पैसे के सिक्के दे दिए? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि वो यूनिटी बहुत छोटी है, उस तुम थक जाओगे, तुम सोचोगे नहीं उसका कोई रिलेवेंस है। तो वही चीज है। The size step is, however, very small because at the macroscopic level we deal with a charge of few microcoulomb. At this scale, the fact that charge of a body can increase or decrease in units of E is not visible. तो इस लेवल पे आप देख ही नहीं सकते कि भाई जो चार्ज है वो यूनिट मल्टीपल ऑफ ई में इंक्रीज हो रहा है। आपको तो एक ऐसा लगेगा कंटिन्यूअस सही था, कंटिन्यूअस सही डिक्रीज हो रहा है। पहले 10 कूलम था या 10 माइक्रोकूलम था, उसको डिवाइड बाय 3 कर दिया तो 3.3 माइक्रोकूलम हो गया। तो वहां पे इन सब चीजों का मैटर नहीं करेगा कि चार्ज, ये यूनिट ऑफ चार्ज E है और इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल वन डील्स विद द चार्ज दैट आर एनॉर्मस कंपेयर्ड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज E. Since E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, a charge of magnitude say 1 microcoulomb contains something like 10 to the power 13 times the electronic charge। वही जो मैंने बताई अभी कि 1 microcoulomb भी 10 to the power 13 times होता है एक बेसिक यूनिट के चार्ज के। At this scale, the fact that charge can increase or decrease only in units of E is not very different from saying that charge can take continuous values. Thus, at the macroscopic level, the quantization of charge has no practical consequence and can be ignored. It is the scale involved that is very important. समझे? तो बस इतना ध्यान रखना, अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, माइक्रोकूलम्स में बात करें, तो क्वांटाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप इस तरीके से इस लाइन को देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे हाँ भाई 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है तो 5 पे इतना हो गया, 1 2 3 4 5 इतना ले लो इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यही यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू, ये वाला टॉपिक भी हमारा आज पूरा हो गया। आओ मित्रों, 2 आसान से न्यूमेरिकल देख लेते हैं, एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? 1 सेकेंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो दूसरी बॉडी पे 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? तो भाई साहब 1 सेकेंड में जा रहे हैं 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसमें निकाल लो पहले कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है। आपको पता लग गया 1 सेकेंड में कितना चार्ज जा रहा है, वो कैसे निकालोगे? 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 1 सेकेंड में, और 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उसको 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफर हो रहा है। अब
उस चार्ज को जब आप डिवाइड कर दोगे जो आपको चार्ज चाहिए, यानी कि 1 कूलम को अगर आप वो उस चार्ज से डिवाइड कर दोगे जो कि 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा कितना टाइम 1 कूलम चार्ज होने में लगेगा। देख लेना, समझ आ जाएगा, बहुत आसान है ये वाला न्यूमेरिकल। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखो, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो इसके लिए पहले तो आपको कप में वेट कितना है, मास उसका कितना है वो चाहिए। तो वो यहाँ इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन सॉल्यूशन में इन्होंने दे दिया 250 ग्राम जो है वो वेट है। तो बस ये अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। वो कैसे, देखो 1 मोल का वेट कितना होता है वाटर के, 1 मोल हो गया यानी कि 18 ग्राम्स। वो कैसे, 16 ग्राम तो हो गया वेट ऑक्सीजन का, और H का 1 और एक और H का 1, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 H होते हैं ना, H2O, तो ऐड करो 16 + 1 = 18, तो 18 ग्राम हो गया 1 मोल। 1 मोल का मास, 1 मोल मतलब 1 मोल होता है जिसमें 6.02 × 10⁻23 मोलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो 1 मोल का मास 18 ग्राम है और टोटल ग्राम है आपके पास वाटर के 250 ग्राम। तो डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो 250/18 आ गया नंबर ऑफ मोल्स ये। अब 1 मोल में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, वो 1 मोल में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं 6.02 × 10⁻23। तो भाई साहब 250/18 मोल्स में कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, 6.02 × 10⁻23। तो ये आ गया आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि 250 ग्राम वाटर में है। अब एक मॉलिक्यूल H2O को जो है, H2O को एक मॉलिक्यूल, इसमें 10 प्रोटॉन्स हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कैसे भाई, एटॉमिक नंबर क्या है ऑक्सीजन का, 8 प्रोटॉन इसमें हुए और एक एक प्रोटॉन इन 2 हाइड्रोजन में हो गया, तो टोटल हो गया 8 + 2 10। तो 10 प्रोटॉन है और 10 आपके इलेक्ट्रॉन है। और टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आए थे आपके, 250/18 × 6.02 × 10⁻23। अब इनटू में 10 और कर दो, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। और क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछा है, तो भाई साहब उसको उस चार्ज से भी फिर मल्टीप्लाई कर देना, 1.6 × 10⁻19, जो कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होता है। तो ये तो आ गया आपके नंबर ऑफ मोल्स 250/18। सबसे नीचे देखिए नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गए 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, 6.0 × 10⁻23। 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या चार्ज, 1.6 × 10⁻19। तो ये आंसर आ गया भाई, इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट। तो ठीक है, समझ गए, ओके, थैंक यू।